जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से ही हमारे खास मेहमान आमिर गौरी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद आज इनसे बात हो रही है। ये क्योंकि सीनियर सहाफ़ी तो हैं ही, साथ साथ पावर कॉरिडोर्स में घूमते रहते हैं, इनको वहाँ से खबरें मिलती रहती हैं। तो हमने सोचा कि ये जो आजकल एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है और किसी को कोई समझ नहीं आ रहा कि होने क्या जा रहा है, इसके बारे में इनसे पूछें कि इन्हें क्या समझ आ रहा है। तो गौरी साहब आपका शुक्रिया, जावेद साहब आपका भी शुक्रिया। जरा गौरी साहब ये बताएं कि मेरा ख्याल है कि मैं शुरू करता हूँ इमरान खान साहब के जलसे से। इमरान खान साहब ने जो जलसा किया उसमें उन्होंने अपना 10 नुकाती एजेंडा दिया। वो कहते हैं कि मेरे पास मुल्क को मुश्किलात से निकालने का प्लान है, सियासी जो इस्तेहकाम है वो भी आ जाएगा, और मैं मईशत को भी ठीक कर सकता हूँ, आप बस फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं। दूसरी साइड जो है वो इलेक्शन कराने पर फिलहाल आमादा नजर आती नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो लॉग जैम इस वक्त हुआ हुआ है, ये परसिस्ट करेगा या इसका कोई फौरी हल नजर आता है आपको? वैस थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, जलसा जो है कल का उनका, उस पे जो सोशल मीडिया पे डिबेट है वो तो उसी तरह पहले डिबेट की तरह के नंबर गेम, तारीखी जलसा, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा, और ये वो सारा कुछ जो है। और उसमें कोई शक नहीं कि जलसा जो है इमरान खान का वो बड़ा ही होता है, ठीक है ना, इस वजह से कि ही इज अ पॉपुलर लीडर। लेकिन अगर तो थोड़ा सा क्रिटिकली देखा जाए कि अगर फिर इसके सिर्फ लाहौर में देख लें कि उनके पास जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं और जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं, उसके अंदर जो वोटर ही थे वो आप समझे 5 से 10 लाख के दरमियान थे। तो अगर सिर्फ वोटर ही आ जाते, और मोहब्बत तो उनकी जो है वो बहुत बड़ी हुई है, तो पाकिस्तान के अंदर एक और जो है भूचाल मच जाता। लेकिन सवाल ये है कि अगर तो जल्द से जुलूस से इलेक्शंस होने हो तो फिर तो खान साहब जीते बैठे हैं। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि खान साहब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता झुंझलाते जा रहे हैं, और वो ऐसी ऐसी गलती कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मुझे लगता है कि वो तनहा होते जा रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो क्रैक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। उनकी जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है वो इस वक्त उनके साथ खड़ी नजर नहीं आती रोजाना के, मतलब आप समझे, जलसे जुलूस के अंदर। वो खुद जो है बाहर निकलने से डरते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, और फिर वो डेडलाइन देते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनका मंसूबा है। अब मंसूबों को पता उन्हीं उन्हीं को लगता है, और वो बड़े जो है कमजोर मंसूबा साज हैं कि एक तो उनका मंसूबा जो है वो इन तक पहुंच जाता है और फिर वो मंसूबे पे अमल भी नहीं करते। लेकिन दिस इज थोड़ा सा फ्लिप आर्गुमेंट। ऑन अ सीरियस लेवल मुझे इस तरह लगता है कि वैस के एक तो जो पाकिस्तान के आप समझिए सबसे अहम अदारे हैं उनके दरमियान जो झगड़ा है वो अब इनकी सारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी ब्लोटेड ईगोस की वजह से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आज जो लेटर वजीर आजम ने वापस लिखा है सदर को, और उनको ये बताया है कि भाईजान आप सदर पाकिस्तान हैं, आप पीटीआई के कारकुन नहीं है। क्योंकि हमने तारीख में पहली दफा देखा है कि सदर जो है वो अपनी पार्टी, जिस पार्टी से उसको ताल्लुक था, उसके हुक्मरान को मिलने के लिए खुद वजाते खुद जो है वो ट्रेवल करके लाहौर जाता है और उसके साथ वहां जाके मशवरा करता है। तो फिर कोई आदमी उसको पाकिस्तान का सदर माने, किस तरह माने? इसका मतलब है कि अगर जो आप लीडर जो जो खत लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, आपको ये पता है कि आइन के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो हर चीज के अंदर वजीर आजम के मशवरे से, वजीर आजम और कैबिनेट के मशवरे से जो है चलता है, उनकी सवाबदीद के ऊपर चलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हिस्ट्री रही है ना अवैस, पाकिस्तान के अंदर कभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी प्रेसिडेंशियल, और प्रेसिडेंशियल आता था उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता था। तो उस वक्त सदर जो है वो बहुत ज्यादा पावर रखता है, चाहे अयूब खान हो, जियाउल हक हो, मुशर्रफ हो। तो इस तरह लगता है कि जो जमहूरी दौर के सदर हैं वो भी अपने आप को उतना ही पावरफुल सदर समझते हैं या नहीं, वो एक और बात है। क्योंकि आइन के अंदर तो उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं। तो अब अगर फर्ज किया वजीर आजम जो है वो उनको जवाब लिखे कि आप जो है ये पीआर प्रेस रिलीज लिखी है आपने पार्टी की, और आइंदा ऐसी हरकतें ना करें आप, तो एक तो सदर और वजीर आजम के दरमियान जो है वो झगड़ा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ से बार बार जो है वो इन्वोक कर रहे हैं इमरान खान अदलिया को, और वही कह रहे हैं कि अदलिया ही के ऊपर अब उनको एतबार है, क्योंकि उनको जिन पे पहले एतबार था रावलपिंडी वालों पे, वो तो एतबार नहीं रहा जब से चेंज ऑफ कमांड हुई है। और उनके जो साथी हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, वो इस वक्त प्रेजेंट जो लीडरशिप है मिलिट्री की, उसको हर तरह के तबर्रे सुना रहे हैं।
पाकिस्तान से बाहर तो बहुत ही गंदे खबर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी लोग बाज नहीं आ रहे। तो इस तरह लगता है कि ये झगड़ा जो है ना, उसके अंदर गवर्नमेंट का तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मतमा नजर ये है कि सच को डरा के रखा जाए। और बाकी ये कि इलेक्शन की उन्होंने एक डेट दे दी 8 अक्टूबर की। उस वक्त तक दोनों जो चीजें हैं, जो टॉप टीम है यानी रावलपिंडी की टॉप टीम, वो भी फुल फोर्स में आ चुकी होगी। आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो उनके बहुत सारे साथी जो हैं वो अब रिटायर हो चुके होंगे, जो इस वक्त उनके साथी हैं। और फिर उनकी अपनी सिलेक्टेड टीम जो है वो कोर कमांडर्स के तौर पर उनके साथ बैठेगी। और दूसरी जो पावरफुल टीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में बैठेगी, काजी फायज ईसा के साथी जो हैं जजेस, उनकी सूरत में। और मुझे इस तरह लगता है कि इमरान खान और उनके साथी जो हैं, उनको अब डर इस बात का है कि अगर ये मामला जो है ये सारे का सारा वहां पहुंच गया अक्टूबर तक, और बंदयाल साहब रिटायर हो चुके, और तो फिर तो जो वो कह रहे हैं उसको शायद हकीकत में तब्दील करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए कि पिछली दफा सब लोगों को पता है कि उनका जो ट्रक है वो किसने भरा था, वो इलेक्टेबल्स और सिलेक्टेबल्स कौन लोग थे, क्या वो इलेक्टेबल्स उनके साथ इस दफा होंगे या नहीं होंगे, क्या इस दफा जो है उनके जो सिलेक्टेड पार्टी कैंडिडेट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी जो आप ये समझिए एक्सेप्टेंस उनके वोटर्स के लिए होगी या नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, उनकी पार्टी जो है वो हर दफा लड़ पड़ती है जब कुछ लोग जो हैं वो जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पार्टी के अंदर और इमरान खान के करीब होते हैं। अब आप फिर दूसरी तरफ देख लेंगे, अगर थोड़ा सा निटी ग्रिटी किया जाए, कि इस दफा मुझे सिंध और बलूचिस्तान में इमरान खान की कहीं कोई प्रेजेंस नजर नहीं आती। तो तकरीबन आप ये समझ लिए कि 76-77 सीटें जो हैं वहां तो खान साहब है ही नहीं। केपी के अंदर हो सकता है इनका मुकाबला जो है, चाहे ये बेशक इलेक्शन स्वीप कर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटी पॉकेट्स हैं उसके अंदर दूसरी पार्टी जो है उन्होंने इनरोड्स बनाए हैं। तो असल मामला जो है दंगल वो तो पंजाब में होगा। तो पंजाब की जो 141 सीटें हैं, अब ये नहीं होगा कि खान साहब 141 की 141 जीत जाएंगे, उनमें से आधी भी जीत जाएं, आधी से थोड़ी सी ज्यादा भी जीत जाएं, तो भी इसका मतलब है कि वो जो उनकी एक्चुअल उनकी जो सोशल मीडिया ट्रेंड चला रहा है कि पीटीआई 2/3, ये इस तरह के ख्वाब जो हैं। और फिर जो उन्होंने, आपने जिस तरह पूछा कि उन्होंने एक नया एजेंडा दिया है 10 नुकाती, तो पहले पूछना तो ये जरूरी है कि जो पिछली दफा 11 नुकाती एजेंडा दिया था, वो कट्टे किधर हैं, वो अंडे किधर हैं, और वो मुर्गियां किधर हैं जो अवाम को दी जानी थी। और फिर उसके साथ साथ टूरिज्म जो है उसके ऊपर लोग आएंगे और पाकिस्तान के अंदर, ये इतनी फ्रिवलेस एक्सरसाइज है। वैसे के मुझे लगता है कि इस आदमी ने देखा ना, चूंकि बेचारे ने अपना किचन तक तो चलाया ही नहीं है। पाकिस्तान जैसा मुश्किल मुल्क और इतने ज्यादा मुश्किल इकोनॉमिक और इंटरनेशनल हालात में चलाना, लेकिन चूंकि भाई साहब जो हैं उनका काम ये है कि उन्होंने इतना डंप डाउन कर दिया है पाकिस्तान की यूथ को कि वो नारे शारे लगाने से आगे सोचते नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो फिलहाल जो गेम है वो खान साहब के हाथ से स्लिप हो रही है। और दूसरी साइड लगती इस तरह जिस तरह मार खाई हुई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो उन्होंने पहले मारें खाई हुई हैं, ठीक है ना। तो वो जो है वो आराम से इनको डराते डरूते रहेंगे, और उन्होंने कोशिश ये करनी है कि 1 महीने के बाद जैसे रमजान खत्म होगा तो गेम जो है वो आगे प्रोग्राम में चल के मैं आपको बताऊंगा। मेरा एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी है कि वो ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा अपना ख्याल है कि दे विल स्टार्ट गेनिंग फ्यू ब्राउन पॉइंट्स। चलें, आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से पहले मुझे लग रहा है कि जावेद साहब के पास कोई सवाल है। वारिस साहब, आपने बिल्कुल आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के जिस तरह आपने जिक्र किया, पहले तो दिल कर रहा है कि आपसे फौरी तौर पे वो पूछा जाए। लेकिन ये अगर इनका परसेंटेज हम देखें, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जितने भी जिमनी इंतखाबात हुए हैं, उसमें तो पीटीआई ने वैसे मैदान मारा है, बल्कि खान साहब ने तो रिकॉर्ड भी तोड़ा, वो भुट्टो साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ गए एक जगह। और उन्होंने इतनी सीटें भी ली। मौजूदा हुकूमत को अगर हम देखें तो अब हालात थोड़े से झंझलाए हुए से लग रही हैं। अगर आपने राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना हो, जो वो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि या हम रहेंगे या ये रहेंगे, इस किस्म की बातें होने लग गई हैं। एफबीआर की तरफ के मुलाजिम की तरफ से जो खत लिखा गया, ये चीजें अब बहुत ज्यादा इनके सामने आ रही। इससे ये कैसे डील करेंगे, इसका जरूर मैं आपसे पूछूंगा। फिर आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में भी जानेंगे, आखिर वो क्या है। जावेद देखें, वो जो आप क्रेडिट देना चाह रहे हैं ना, वो फ्रेंकली मैं पीटीआई को नहीं देता। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, एज लॉन्ग एज नवाज शरीफ डज नॉट रिटर्न।
तो नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ मुकाबला तो पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें हो सकता है इमरान खान ही जीते हैं उस पर्सनैलिटी कंपटीशन के अंदर। लेकिन ये कुछ जो है ना, अमेरिका गॉट टैलेंट या ब्रिटेन गॉट टैलेंट टाइप प्रोग्राम नहीं है। इस वजह से क्या आप ये देखें ना कि इमरान खान अगर तो 372 जो सीटें हैं, यानी 272 सीटों पे इलेक्शन होगा, उन पर खुद खड़े हो जाएं तो डेफिनेटली ये मार्का मार लेंगे। लेकिन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का होगा। और उसमें आपने देखा था कि एक ही मिसाल बड़ी सख्त थी कि मुल्तान के अंदर जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी की बेटी खड़ी हुई है इलेक्शन में, और वो उनके पास सीट वो थी जो उनके भाई ने उनके लिए खाली की थी, यानी उनकी खानदानी सीट थी। शी कुड नॉट विन दैट सीट। इसका मतलब है कि इमरान खान अगर या 7 सीटों से खड़े होंगे तो वो 7 सीटों से जीतेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ये है कि वो 7 में से एक रखेंगे, 6 छोड़ेंगे। तो 6 पे दोबारा खड़े हो जाएं, फिर वो 6 जीत देंगे। लेकिन फिर वो 6 की 6 नहीं रख सकेंगे क्योंकि उनके पास एक सीट ऑलरेडी मौजूद होगी। तो जो तमाम लोग उनके पास खड़े होंगे, उनकी एबिलिटी देखे ना। पिछली दफा वो जो लोग खड़े किए गए थे या दिए गए थे साउथ पंजाब के अंदर से, अगर फर्ज के पंजाब को अगर देख लें, नॉर्थ पंजाब का अपना डायनामिक है, साउथ पंजाब का साहिवाल से आगे जाएंगे तो वो और डायनामिक है। उसके अंदर जो लोग हैं, एमपीज हैं, जो एमपीए बनते हैं, एमएनए बनते हैं, उनकी 46 के बैकग्राउंड करीब है। वो इस वजह से कि वो सारे के सारे रूरल हैं, और वो हमेशा पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा रहना चाहते हैं। तो वो तो साइडें बदलते हैं, जिधर से उनको कॉल आएगी कि भाईजान आपने इस साइड पे लड़ना है, वो साइड पे लड़ेंगे, क्योंकि वो अपने इलाकों से खुद जीत जाते हैं। और फिर वो फैसला करते हैं कि उन्होंने किसके साथ जाना है। ये जो अर्बन पंजाब है, जिसको नवाज शरीफ बहुत अरसे तक लीड कर रहे थे, और उसमें डेंट पड़े हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग डेंट पड़े हैं उनके यहाँ ना होने की वजह से, और पार्टी जो है लीडरशिप उसकी कंफ्यूजन की वजह से। लेकिन लाहौर के आसपास के इलाके जो मतलब अर्बन है, जो कि इंडस्ट्रियल है थोड़े बहुत, या हाफ इंडस्ट्रियल है, चाहे वो कसूर है, चाहे वो सियालकोट है, चाहे फैसलाबाद है, चाहे गुजरांवाला है, ये लोग जो है ये पीएमएल एन के साथ खड़े हुए हैं। गुजरात से ऊपर जो है रावलपिंडी तक या अटक तक जो है मामला चेंज होता है। तो उस सूरत में इमरान खान जो है, अब उनके पास वो बंदे नहीं हैं जो उनको फौज देगी कि जनाब ये बंदे हैं। और फिर ये नहीं होगा कि वो जो रीजनल डिटैचमेंट्स हैं, चाहे वो इस्लामाबाद का ओसी हो या बहावलपुर का ओसी हो या मुल्तान का, वो ये फैसले करे और वो बताए कि आपने किस तरफ जाना है। उस सूरत में इमरान खान अभी तक देखे ना, अपनी जो उनके कार्ड्स हैं उन्होंने अपनी छाती के साथ लगा के रखे हैं कि वो किसको टिकट देंगे। अभी तक कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइनलाइज नहीं है। उस सूरत में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के पास बहरहाल एक थोड़ी सी टीम जो है, जो नजर आने वाली टीम है, वो नजर आती है, ठीक है ना। तो उसमें इमरान खान की जो आप ये कह रहे हैं ना कि देखें, ये जो लोग उनके साथ जो जो इलेक्शन में इमरान खान का रिजल्ट है, वो ये कहते हैं मैं 86% या 90% या 95% जीता हूँ। वो बिल्कुल जीते हैं, लेकिन उनसे पूछें कि आपके कैंडिडेट कौन थे। आपको याद होगा कि जिस वक्त दोबारा खाली हुए थे तो उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, जिसमें असद उमर शामिल हैं, दूसरे लोग हैं, उन्होंने कहा जी खान साहब जो है वो अब 33 सीटों से खुद ही लड़ेंगे। मैंने कहा भाईजान ये मतलब को पोलू पर का मुकाबला नहीं है, आपने बंदे दूसरे भी निकाल लें ना, वो कौन बंदे हैं, वो कहाँ हैं। और जब वो निकलेंगे तो फिर पता लगेगा, क्योंकि पिछली दफा सारे लोग ये कह रहे हैं, और ये जो बाजवा साहब का रियल या फिक्शनल इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू तो था या नहीं था, लेकिन इंटरेक्शन बहरहाल उनका शायद मेतला के साथ हुआ है, उसमें उनका ये कहना क्लियरली मतलब एक तरह की गारंटी है कि इमरान खान को जो बंदे दिए गए थे, वो बंदे किसने दिए थे, और अब अगर वो बंदे नहीं होंगे तो फिर इमरान किन को फील्ड करेगा। क्योंकि देखना, इमरान की अभी भी जो दरखास्त है, वो क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट को, वो इसलिए कर रहे हैं कि भाईजान मुझे एक दफा दोबारा मौका दिलवाएं। और भाई अगर वारिस तुम साहब, इससे सबसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, बिल्कुल आपने जिस तरह से टर्न कोड्स का जिक्र कर रही हैं और आपने साउथ पंजाब का भी जिक्र किया, 46 के करीब ये लोग एमएनएज हैं और वो बड़ा असर रखते हैं आने वाले हर इलेक्शन के ऊपर उनका असर होता है। अब इनमें से 33 तकरीबन बैठे हैं आपके डेसिडेंट्स हैं पीटीआई के नेशनल असेंबली के अंदर। पीपल्स पार्टी भी इनको कोशिश कर रही है लेकिन वो नहीं नजर आ रहा। और इनमें से बहुत सारे जो हैं तकरीबन 90% टर्न कोड्स ही हैं। इनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? वैसे तो लग रहा है कि ये पीएमएलएन की तरफ जाएंगे। आपको किस तरह से महसूस होता है? मेरा अपना ख्याल है कि देखें, पिछली दफा आपको भी याद है कि जो इलेक्शंस थे इनके अंदर मुस्लिम लीग नून को जो मार पड़ी है, वो यही है कि वो समझते थे कि जो पीटीआई के इलेक्टेबल्स हैं उनको टिकट्स दे के शायद वो सीटें जीत लेंगे। लेकिन उनका भी जो वर्कर है वो नाराज हुआ है। लाहौर के अंदर तो मतलब में घर से बाहर नहीं निकला। उन्होंने कहा कि मसला क्या है कि जो मुश्किल वक्त के अंदर हम आपके साथ खड़े रहे हैं, और जब आपको हमें अवार्ड करने का वक्त आया तो आपने उन टर्न कोर्स को दोबारा से वैल्यू किया है जो आपको पहले छोड़ के चले गए थे।
और उस दफा वो नहीं जीते। तो इमरान खान के जो साथी हैं, इलेक्शन तो इमरान खान लड़ रहे थे। तो मेरा अपना ख्याल है कि देखें, ये जो सारे के सारे जो जिले हैं सदर्न पंजाब के, आप उसको बकर से स्टार्ट कर लें, लिया तक ले आए, मुजफ्फरगढ़ है, डेरा गाजी खान है, मुल्तान है, रेमियार खान है, राजनपुर है, जामपुर है, ये सारे के सारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत चालाक और इंटेलिजेंट लोग हैं। इनको ये पता है कि उनके इलेक्शन यही जीतेंगे, और ये फैसला करेंगे इलेक्शन से बहुत करीब, जिससे उनको पता लगेगा कि बावजूद बहुत सारी दरखास्तों के एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान का हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जैसा यानी कि मैंने इस कहा दफा कि ये दोबारा से ये बात करेंगे कि हम दोबारा कोई सराकी सूबा आप बनाने सही मायनों में जा रहे हैं और इस दफा बना देंगे, जो हर दफा ही ये कहती हैं कि मैंने तो सराकी सूबा बना के दिखाएंगे। पिछला सूबा तो मैंने तो सराइकी सीखनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा हो सकता है कि मतलब वहीं चांस बन जाए कोई। तो मैं जब लोगों से पूछता हूँ, जो लोग सराइकी से है, कि तुसा मतलब तुसा सेटलर हो या तुसा मतलब लोकल इलाके तो घर से सराइकी बुलंदी होते, मैं सराइकी जड़ा है वो कोशिश शुरू की थी मैंने। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि देखें, ये सारे लोग जो हैं, अ, अ, अगर फर्ज के देखें ना, जो जहांगीर तरीन के साथ हुआ है, जहांगीर तरीन जो है वो पता नहीं क्या कोई मोर्चा ही होगा कि वो दोबारा इमरान खान के साथ बैठना पसंद करेगा। ठीक है। तो अगर उसके ग्रुप के साथ लेट से 10 ही लोग हैं, लोग बाज जो है वो क्लेम करते हैं कि 20-25 हैं, लेकिन अगर 10 ही एमएनएस हों और 15-20 एमपीए हों, तो कल को वो जो है वो क्लेम कर सकता है, यानी दोनों बड़े ग्रुप से, यानी नवाज शरीफ ग्रुप से भी और जरदारी ग्रुप से भी, कि देखें जी, अगर हम आपके साथ एसोसिएट होते हैं, तो अगर चौधरी साहब गुजरात जो है वो 6 सीटों के साथ या 10 सीटों के साथ प्रोविंशियल, ठीक है ना, और 4-5 नेशनल के साथ वो इतना पावर होल्ड कर सकते हैं, दिस इज आवर चांस। ठीक है ना। तो कल को कोई पता नहीं जहांगीर तरीन जो है, क्योंकि देखें कुछ फैसले बहरहाल होने हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो फैसले जिनका सारे लोग जो उन फैसलों के पीछे काम कर रहे थे, उन्होंने एडमिट किया कि वो फैसले पॉलिटिकल फैसले थे। अगर वो कल को रिवर्स होते हैं, तो फिर जो डायनामिक्स हैं, बाद लोग जिनको निकाला गया है, और वो दो ही बड़े लोग हैं, यानी एक नवाज शरीफ है और जहांगीर तरीन है, तो जो पावर डायनामिक्स हैं वो चेंज होंगे। और इमरान खान जो है वहां पे, मुझे इस तरह नहीं लगता कि वो जो अपने आप को उस तरह बेच सकेंगे अपने लोगों को, जो जिनको वो फील करेंगे कैंडिडेट के तौर पे। अच्छा, जब आप और ये सब ये बात आपके करते हैं कि रमजान के बाद गेन करना शुरू करेगी हुकूमत, उसके दो जो है ना वो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। एक तो है माशी, उसमें अभी तक आईएमएफ के साथ इनके मुज़ाकरात उस तरह से कामयाब नहीं हो रहे, जो दोस्त ममालिक से इनको उम्मीद थी वो भी उस तरह से पूरी नहीं हुई। दूसरा है सियासी, जिसके लिए अब टास्क दिया गया है मरियम नवाज साहिबा को, उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है। थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन करें कि आप कैसे देखते हैं इन दोनों महाजों पर चीजें पैन आउट होते हुए। अब ये बड़ा जबरदस्त सवाल है अवैस आपका, और मैं दोनों को ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ जितना थोड़ी बहुत मुझे समझ है। देखिए, जो पहला सवाल है, मुझे इस तरह लगता है कि आईएमएफ के साथ जो मामलात हैं वो फंसे हुए तो 2019 से हैं। हम्म, यानी ये जो स्टेटमेंट्स आज दे रहे हैं इसाक डार, एग्जैक्टली इसी तरह की स्टेटमेंट्स आपको असद उमर की भी मिल जाएंगी। हम्म, और उसके बाद जो बाकी 4-5 फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं उनकी भी होगी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बिल्कुल होने वाला है, अगले हफ्ते नहीं होगा तो उससे अगले हफ्ते हो जाएगा। मुझे याद है कि शौकत तरीन जब अपनी बातचीत करके आए थे, तो उन्होंने भी यही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में, कि बस अब ये 2 हफ्ते की बात है। अब वो 2 हफ्ते जो है वो 3.5 साल में बदल चुके हैं। इसका मतलब है कि आईएमएफ का एजेंडा पाकिस्तान के साथ कुछ और है। जहां तक जो जिन मुल्कों की बात कर रहे हैं कि जिनसे इनको एड मिलने की उम्मीद है, सैडली अब पाकिस्तान के पास वो 4-5 ही लोग हैं जो बायलैटरल पाकिस्तान की मदद करेंगे। हम्म, मल्टीलैटरल अदारे जो हैं वो तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा हुआ है, और उसकी रीजन शायद जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स की हैं, कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ लीन करेगा, या पाकिस्तान जो है वो वॉशिंगटन के साथ और जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है उनके साथ खड़ा रहेगा। चूंकि चाइना जो है उसके अंदर इतनी हड्डी पसली है कि वो आईएमएफ की बात नहीं सुनता, तो पाकिस्तान को दिए हुए कर्जे जो हैं वो इनको री रोल कर रहा है, वो पाकिस्तान को थोड़ा सा और मदद भी कर देता है, तो थोड़ी सी पाकिस्तान की ऑक्सीजन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी जो बात यहाँ पे जो एम्बेसडर्स हैं और जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, जब उनसे हुई थी लास्ट ईयर, यानी गवर्नमेंट के भी चेंज के विद इन वीक्स, तो उस वक्त इंपॉर्टेंट जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ चूंकि अंडरस्टैंडिंग थी कि उनका नाम नहीं लिया जाएगा, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, हमने ये फैसला तो कर लिया है कि हमने पाकिस्तान की मदद करनी है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ अपने मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट करने होंगे। अब आईएमएफ ने बहुत सारी चीजें जो है पाकिस्तान से करवा ली हैं, जो टेक्निकली तो पाकिस्तान की हुकूमत को खुद करनी चाहिए थी, हम्म, चाहे वो टैक्सेशन के मामलात हैं, चाहे वो यानी जो अमीर लोगों के ऊपर टैक्सेशन ज्यादा और छोटों को अब सब्सिडी देने का जो मामला है उसके ऊपर, वो सारी निटी ग्रिटी ऑलमोस्ट सॉल्व है।
इस यहाँ पे मैं आपको दोनों ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी जो मैं कह रहा था वो इंट्रोड्यूस करूंगा जो दोनों चीजों को देखेगी। वो है कि नवाज शरीफ की पॉसिबल रिटर्न। हमने ये देखा है कि नवाज शरीफ आमतौर पे रमजान के आखिरी 10 दिन जो हैं वो मदीना में गुजारते थे। तो अगर फर्ज किया मुझे मुस्लिम लीग की लीडरशिप ये कह रही है कि जी बस वो आने ही वाले हैं, वो जल्द ही आने वाले हैं, वो चंद हफ्तों में आ जाएंगे, रमजान चल रहा है, 4 रोजे गुजर चुके हैं, तो अगर फर्ज किया ये मान लें कि नवाज शरीफ जो है वो लंदन से उठ के और रमजान के आखिरी 10 दिन वहां आएंगे और उसके बाद इफ ही ट्राइज टू मेक ए डैश फॉर इस्लामाबाद, तो ये तमाम पैसे जो देखें ना, आईएमएफ ने अपना स्टांस बिल्कुल रिवर्स किया है। पहले वो ये कह रहे थे कि मामलात आईएमएफ के साथ डन होंगे तो फिर ये तीनों मुल्क जो हैं सऊदी अरेबिया, अबू धाबी और कतर, पाकिस्तान को जो है जो भी इन्होंने फाइनेंशियल एड देनी है, जिस तरह की भी हेल्प देनी है, उसकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है। वो डिफर्ड पेमेंट्स हो सकती हैं ऑयल के ऊपर, वो कुछ पैसे जो इनके यहाँ पे रखवाने हैं ताकि इनका जो सो कॉल्ड यानी आप ये समझिए क्रेडिट रेफरेंस है वो बेहतर हो जाए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो अगर नवाज शरीफ ने कुछ आके दिखाना है तो वो पैसों की बाल्टी जो इनको अरब मुल्कों से मिलनी है, अगर उसकी टाइमिंग नवाज शरीफ की रिटर्न के साथ होगी तो फिर तो नवाज शरीफ जो है उसके साथियों को बेचने के लिए बड़ा मसाला मिल जाएगा कि देखें जी हमने आपको कहा था कि जून से पहले पहले हम पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको 10 बिलियन से ऊपर ले जाएंगे। और अब आईएमएफ जब ये कह रहा है कि कम से कम 6 बिलियन की जो आपकी प्रोमिस हैं आप उन मुल्कों से पहले अश्योरेंसेस ले लें कि वो आपको देंगे, वो एश्योरेंसेस अगर उन एम्बेसडर्स ने और सीनियर डिप्लोमेट्स ने मेरे जैसे लोगों को दी हुई हैं तो गवर्नमेंट पे तो आप अंदाजा लगा लें कितनी सीनियर होगी। ठीक है ना? तो दैट विल बेसिकली ट्राई, देयर विल बी अटेम्प्ट बाय पीएमएलएन टू सेल नवाज शरीफ रिटर्न कि देखें जी वो पैसे जो मिल नहीं रहे थे वो नवाज शरीफ लेके आया ये पैसों की बाल्टी, और पाकिस्तान जो है उसके बाद थोड़ा सा बजट देगा एंड देन दे विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द इलेक्शन। लेकिन जो दूसरा वाला आपका सवाल था, देखिए मरियम को इसलिए फील्ड किया गया था कि इस वक्त इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वो इस वक्त पॉलिटिशियन है। तो उसको फील्ड करने के लिए उन्हें ये पता था कि पीएमएलएन के अंदर से तो कोई ऐसा बंदा नहीं, और स्पेशली अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद तकरीरें नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर की टीम का कोई बंदा नहीं कर सकता, तो इट वाज मैंडेटरी कि मरियम को दोबारा से जो है ये टास्क दिया जाता। ये दोनों शख्स जो हैं यानी इमरान खान और मरियम इस वक्त किसी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, ये एज वो अपने लीडर पार्टी के तौर पे और शी इज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यू नो आर कैरिंग द टॉर्च ऑफ देयर पॉलिटिकल नैरेटिव व्हाटएवर देयर पॉलिटिकल नैरेटिव इज। ठीक है ना? इसलिए कि इस भट्टी को गर्म रखना बहुत जरूरी है। खान साहब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी उनकी टांग ठीक हो गई है, वो अब अदालतों के चक्कर काटेंगे, वो नजर आएंगे आपको जल्द से जुलूस करते हुए, रैलियां करते हुए। ठीक है ना? तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो तो चलेगी, लेकिन यहाँ ये याद रखें कि खान साहब पिछले मई से स्नैप इलेक्शंस जा रहे थे, वो उन्हें नहीं मिले। वो आर्मी चीफ की जो सिलेक्शन थी उसको हैम्पर करना चाह रहे थे, वो उसमें फेल हुए हैं। उन्होंने उस शख्स को जिसको वो रोकना चाहते थे वो नहीं रोक सके। इसी तरह अगर फर्ज किया ये मामला लटकते लटकते सितंबर तक भी पहुंच गए और फायज ईसा जो है जिनको रोकने की कोशिश हो रही है, अगर वो भी चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो फिर इमरान खान के लिए जो पॉलिटिकल जो चैलेंज है उनके लिए वो इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरा ख्याल है कि उनकी जो टॉप टीम है उसके साथ भी वो उसको फेस करने के लिए, क्योंकि इमरान खान के पास एक वो ये है पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस ऑन द स्ट्रीट। And I have written about it. Many other people have spoken about it कि इमरान खान जो है he wanted bloodshed on the street, he wanted chaos। इसलिए कि जो chaos की सूरत में अगर ये पूरा मामला लिपट जाता है तो भी वो जो है वो कहेंगे कि ठीक है अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैंने दूसरों की जो किश्ती है वो भी डुबो दी है। वारिस बिल्कुल साहब, सही। इसके अभी जी जी। आपने इलेक्शंस का जिक्र किया, और इलेक्शन में आपकी अगर ट्विटर की टाइमलाइन देखी जाए, और आप अक्सर लिखते भी हैं, तबसरे भी करते हैं, आपने पहले एक प्रेडिक्ट किया था कि पंजाब के इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे। अब कल इलेक्शन कमीशन ने बैठना है इसके ऊपर कि केपीके के इलेक्शन का क्या किया जाए, क्योंकि गवर्नर ने खत लिखा है कि वहाँ सूरत हाल बड़ी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या देख रहे हैं कि इधर के भी इलेक्शन डिले हो जाएंगे? वो भी तो चाह रहे हैं कि 5 महीने मजीद डिले किया जाए और सेम डेट दी जाए जो पंजाब के इलेक्शन की दी गई है। तो वहां का फेट भी तकरीबन उसी किस्म की लग रही है आपको? जावेद जैसा हम लिख रहे थे ना तो उसकी रीजन ये थी कि देखें पॉलिटिकल सेंस जो है ना वो नहीं चाहती कि इलेक्शन होते इन दोनों सूबों के अंदर।
एक तो मतलब सेंस बनती नहीं थी असेंबलियां तोड़ने की। और यहां से पता लगता है कि इमरान खान जो है उनकी ईगो उनकी पॉलिटिक्स से ज्यादा बड़ी है। भाई अगर उनके, आप यकीन करें ना, अब दोनों सूबों में हुकूमतें होती तो इन्होंने सेंट्रल यानी हुकूमत की, फेडरल हुकूमत के नाक से धुआं निकाला होना चाहिए था। ठीक है ना। बहुत कोशिश की चौधरी परवेज लाई ने कि ना तोड़े ना तोड़े, इस वजह से कि हमारे पास जो आखिरी फाइनल पावर है। देखिए ना, अगर ये लोग बैठे होते तो इमरान खान चाहे जमान पाक में रह रहे होते, कहीं और रह रहे होते, पेशावर में रह रहे होते, उनको कोई हाथ न लगाता, क्योंकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हाथ में होती। अब इन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ से निकाल दी। इसका मतलब है वो कहीं भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अब उन्होंने ला के लोग बिठाए में बाहर झगड़ा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। सवाल ये है कि अगर फर्ज किया ये इलेक्शन हो भी जाते, और उसके अंदर जो है मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने भी जज्बाती फैसला दिया था, लेकिन उन्होंने जो थोड़ी सी जो है आप ये ऑक्सीजन दी थी उस फैसले में इलेक्शन कमीशन को, कि अगर फर्ज किया वो इलेक्शन जो है वो अप्रैल 9 को नहीं हो सकते, तो उसके आसपास करीब तरीन डेट, अब वो ये कह रहे हैं कि देखें जी वो हो अक्टूबर की 8 तारीख जो है वो तो करीब तरीन डेट नहीं है। और इसी पे सदर ने जो है उसको बेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा जुमे वाले दिन, और इसका जवाब जो है वो बड़ा उसी आप ये समझिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है सेम कॉइन में उनको वापस रिस्पॉन्ड किया है कि आप भाईजान पता नहीं क्या बने हुए हैं। लेकिन जो सवाल ये है कि अगर फर्ज किया ये हुकूमतें बन भी जाती, इलेक्शन हो जाते, तो फिर जिस वक्त नेशनल इलेक्शन होने हैं, तो क्या फिर उस वक्त जो है वो केपी और पंजाब की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको डिसॉल्व किया जाता? क्योंकि उस वक्त तो वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। अब जो इशू बनेगा वो ये है कि ये हुकूमतें जो है ये 90 डेज के लिए बनी थी, इनको किस तरह एक्सटेंशन मिलेगी? तो इस पूरे माहौल के अंदर जो चांदी है वो तो इस वकीलों की हुई हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं वो पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो पेश हो रहे हैं कहीं और, वो अपना अपना हर बंदा अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर फर्ज के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको ऑर्डर नहीं कर सकती। वो उसको कह सकती है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कराएं, लेकिन सवाल ये है कि जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि मेरे पास अपने पास तो इतने बंदे नहीं हैं, आई विल हैव टू राइट टू द गवर्नमेंट, आई विल बेसिकली आस्क फॉर द सिक्योरिटी एंड आई विल एक्चुअली आस्क फॉर द पीपल हु विल कंडक्ट एज रिटर्निंग ऑफिसर्स। तो वो अगर जुडिशरी भी कहती है हमारे पास बंदे नहीं है, और अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं हम चैलेंज्ड हैं, ठीक है, और हम बंदे नहीं दे सकते जो खड़े होकर ड्यूटियां दें, और फिर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हम जो है झोलियां उठा के तो पैसे मांग रहे हैं बाहर से, तो अरबों रुपए आपके इस इलेक्शन पे जो हो सकता है सिर्फ 4 महीने के लिए चले, क्योंकि अक्टूबर में जब इलेक्शन होगा यहाँ दो सूबों में, तो फिर इतनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी उसको हम कैसे डील करेंगे? तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो अदारे हैं यानी सुप्रीम कोर्ट एंड द प्रेसिडेंसी एंड द गवर्नमेंट, उसको उनको ये सोचना चाहिए कि जो मुल्क है उसके लिए फैसले करने हैं, या आपने जो वकील आपको मुख्तलिफ चीजें आके बता रहे हैं कि ये सेक्शन और वो सेक्शन और ये आर्टिकल और वो आर्टिकल, ये कंफ्यूजन जो है इट इज नॉट बेसिकली हेल्पिंग टू सॉल्व द इशू, इट इज कॉम्प्लिकेटिंग द सिचुएशन। और चीजें भी वो बता रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपका ख्याल है कि ऐसा ही होना चाहिए। चले, अब हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, जाते जाते आप जरा हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बता ही दें। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इस तरह लगता है कि देखें नवाज शरीफ का जो फैसला है ना, हम्म। उसको बताया जा रहा है कि भाईजान अगर आपने पॉलिटिकली अपनी पार्टी को थोड़ा सा गेन करना है ना, हम्म। तो आपको अपने भाई की हुकूमत में ही आके और जेल जाना पड़े। हम्म। ठीक है। और उसको फिर वो इस्तेमाल करें कि देखें जी एक तो इमरान खान की अपोजिशन के बावजूद जो है वो तशरीफ वापस ले आए, हम्म। आके जेल भी चले गए, चाहे उसके लिए किसी खास बिल्डिंग को सब जेल करार दे दिया जाए, और फिर कोशिश की जाए कि उनका जो अपना केस है सुप्रीम कोर्ट में वो लगवाया जाए, हम्म। और इसी जज के साथ लगवाया जाए, क्योंकि वरना जो दूसरा जज है उसके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। हम्म। और इनकी पोजीशन यहाँ चूंकि कमजोर हो चुकी है बंदयाल साहब की, इसलिए कि इनके दो जजेस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड जो है, उन पे इल्जाम लग रहा था मुख्तलिफ किस्म के, तो वो अब उतनी फुल फोर्स में नहीं है। हम्म। ठीक है ना। जो बेंच की स्ट्रेंथ है, और अगर फर्ज किया कल को प्राइम मिनिस्टर ये कह देते हैं कि भाईजान ठीक है आपने जो फैसले करने करें, लेकिन फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे, हम्म। ठीक है ना, 3 जजेस 5 जजेस नहीं होंगे, तो कंस्पिरेसी थ्योरी मेरी ये है कि नवाज शरीफ को लाने के लिए दो चीजें होंगी। एक तो उनको ला के ये दिखाया जाए कि जी वो अपने भाई के होते हुए वो जेल में गए, क्योंकि वो जेल से पाकिस्तान से बाहर गए थे, और इस तरह पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने पहले नहीं किया, हम्म। और फिर उनको छुड़वाया जाए, और साथ में वो जो पैसे बाहर से लेके आएंगे
उसके बल पे उनको बेचा जाएगा कि ही इज द मैन हु कैन सॉल्व पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि इस तरह लगता है कि रावलपिंडी जो है वो तो फिलहाल पॉलिसी उसी पे चल रहा है कि दे एक्चुअली वांट टू लुक लाइक ए पॉलिटिकल। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। बिल्कुल, चलें देखते हैं कि इम्प्रेसिव अब थ्योरी। आपने जो है वो अपना एनालिसिस भी दिया है, फोरकास्ट भी दिया है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी जो है वो दी है। और कॉन्स्पिरेसी भी वो जो कहते हैं कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होता है जिससे ये इस किस्म के ख्यालात जन्म लेते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है। इन तमाम चीज़ों पर आपसे भी हम दोबारा बात करेंगे, और जो हमारे देखने वाले हैं इनकी और मेहमानों से भी मुलाकात कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुफ्तगू आइंदा भी आपके सामने पहुंचे। गौरी साहब आपका, जावेद साहब आपका, और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।